नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बिहार के आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। प्रत्येक दिन मैं 10 टॉपिक लाता हूं करंट अफेयर्स का, उससे हम लोग 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है, आज हम लेक्चर 45 तक आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थैंक्स कहना है। और थैंक्स इसीलिए कि आप लोगों के प्यार के वजह से संस्कृति आईएएस का जो चैनल है, यहां देखिए 1M आ गया है, यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है। और इसके जो सही मायने में सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं वो आप जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो जितने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमसे, वही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, यहां तो 1 मिलियन हो गया है संस्कृति आईएएस का। अब संस्कृति पीसीएस के जो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, है ना, तो उनको वास्ता है, जिनका भी आप नाम ले लीजिए, जो भी आपको सबसे प्रिय होंगे, कि जल्दी जल्दी, ये देख रहे हैं 78.6 के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 78,000 से कुछ ज्यादा। तो तकरीबन पहला टारगेट तो हम लोग रखते हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर यहां पहुंचाना है। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, कि जैसे संस्कृति आईएएस का चैनल मिलियन में चला गया, ऐसे ही पहले ये लाख में जाए, फिर मिलियन में भी पहुंच जाए। और अपने यार दोस्तों से भी बताइए कि संस्कृति पीसीएस चैनल पे विभिन्न पीसीएस से संबंधित जो है सारे मटेरियल उपलब्ध होंगे। यहाँ पर लेक्चर देखेंगे, अगर यहाँ पर यूपीएससी का, बीपीएससी का, एमपीपीएससी का, आरएएस का, यूपी आरओ एआरओ का और यूपी पीसीएस का, ये सारे मटेरियल जो है आपको संस्कृति आईएएस के पास उपलब्ध मिलेगा। और पीसीएस चैनल पर देखेंगे तो ढेर सारे कंटेंट, आप देखिए यहाँ पर जो है ढेर सारे कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ना। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट अलग अलग कार्यक्रम के आपके सामने रखे गए हैं। यहाँ बहुत अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार करके दिए जाते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से लाभ ले सकते हैं। लाइव में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स डेली का प्रोग्राम है, ज्योग्राफी के प्रोग्राम है, ये सब आपके लिए लाए जाते हैं। ठीक है, और शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारे ज्ञानवर्धक टॉपिक आपके लिए लाए जाते हैं, कि कम समय में आपकी जो है समझ और विकसित हो सके। तो चलिए, यही वादे के साथ आप लोग कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसको 1 लाख तक हम लोग पहुंचाएंगे, फिर मिलियन की तरफ हमारा सफर चलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर पर चलते हैं। अब यहां से एक बार फिर से आप सबों को शुक्रिया कहते हुए, पहला जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, वह दुबई के में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि कॉप 28 से संबंधित होने वाला है। अब देखिए, जब भी कॉप से संबंधित टॉपिक होगा, उसको मैं आपसे कहता हूं ना कि हम 3 स्टार से 5 स्टार देते हैं टॉपिक को। इस तरह के टॉपिक को मैं सीधे सीधे 5 स्टार दूंगा, क्योंकि यहां पर जो चीजें हैं वह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, और पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वह बेहद चर्चा में रहता है। और कोई सम्मेलन हो, कोई संगठन हो, किसी तरह का रिपोर्ट निकला हो, है ना, किसी तरह का आयोजन हो, उसका थीम क्या रखा गया हो, उस ईयर का आयोजन स्थल कहां पर है, उसका मोटो क्या है, ये सब प्रश्न आप देखिए पीआईक्यू में लगातार पूछे जाते रहे। 5 स्टार इसको लगाइए, इसके पूछे जाने की संभावना 90% से अधिक है। फिर से कह रहा हूं, 90% प्लस है इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की बीपीएससी में। ध्यान रखिए, दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि कॉप 28 में बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा सराहना की गई? अब सोचिए जरा, कॉप 28 की चर्चा चल रही है, भारत की नहीं, बिहार की किसी परियोजना की प्रशंसा किया गया है। अब आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्यों कह रहा हूं कि 90% से अधिक चांस है कि ये डिट्टो आपसे पूछ लिया जाए, ये टॉपिक इर्द गिर्द भी ना जाए इसमें बीपीएससी। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर जो हम बात करते हैं, बिहार सरकार जो है एक प्रोग्राम लाई, महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली अभियान। अब जल जीवन हरियाली अभियान, इस अभियान के विषय में थोड़ा ठीक से पढ़ भी लीजिएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो जल जीवन हरियाली अभियान की जो है वन रोपण पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सराहना किया गया। क्या किया जाता है? वन रोपण का काम किया जाता है। क्यों भाई? देखिए क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के वजह से आप जानते हैं कि किस तरह से विषम जलवायु हुआ है, और चाहे एग्रीकल्चर के पैटर्न पर हो, लोगों के जीवन रहन सहन पे हो, किस तरह से कभी बाढ़ बहुत तेज आ रहा है, उसके बाद कभी गर्मी बहुत भीषण है, बारिश बहुत तेज हो जाती है, कभी सूखा ही पड़ गया, यानी कि पूरी तरह से जो है विषम जलवायु है। इन सब चीज को कम करने के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए लगातार वैश्विक स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। हर गवर्नमेंट अपने अपने स्तर पर कर रही है, और इन सबों के पीछे जो एक शब्द है वह क्या है, उस पर ध्यान देना है। वह है ग्लोबल वार्मिंग, है ना।
तो मुख्य बात तो यही है कि इससे निपटना है, और इससे निपटने के लिए क्या है कि वैश्विक तापमान अगर बढ़ रहा है तो भैया उस तापमान को कम करना पड़ेगा। तो कंक्रीट जंगल जो हम लोग लगा रहे हैं बिल्डिंग बना बना के, तो एक तरफ विकास चाहिए, अर्थव्यवस्था को मजबूती चाहिए, लेकिन फिर पर्यावरण की जो बचत करनी है, और वो कैसे होगा, वृक्षारोपण से होगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इसी बात पर जोर दिया, और ये बहुत ही सफल रहा है। इस अभियान के तहत अगर आप समझ सकते हैं तो पौधारोपण और जो नर्सरी के वर्क होते हैं ना, नर्सरी विकास के कार्य होते हैं, उसकी सराहना की गई है COP28 में जो दुबई में हुआ था। इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात बता दूं, इसमें प्रश्न ही जवाब है, पूछा जा सकता है कहां, दुबई, ये पूछा जा सकता है कि क्या, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन और वह COP28 वाला, और फिर यहां पर जो है जल जीवन हरियाली मिशन। यहां विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी। इतना समझ में आ गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, मैंने बताया था कि जो 2022 का रिपोर्ट है एनसीआरबी का, उससे रिपोर्ट से संबंधित हम लोग कई प्रश्न करेंगे। पिछले लेक्चर में भी उस रिपोर्ट से संबंधित मैं 5-6 क्वेश्चन ला करके 5-6 टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं। फिर 1-2 टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, खास करके अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का, इससे प्रश्न आता ही आता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में जितने भी बिंदु दिए गए हैं सभी को हम सभी आयाम को छू लें, सभी से एक एक प्रश्न कर लें, ताकि कुछ भी पूछा जाए तो हमसे बच ना पाए। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में हत्या के मामलों की कुल 28,522 प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर की बात की जा रही है ना, एफआईआर दर्ज की गई। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, देखिए सत्य है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के पुछल्ले शब्द को सही से पढ़ना है। 4 विकल्प, बिहार हत्या के मामले में सबसे आगे है, पहला स्टेटमेंट यह है। दूसरा, बिहार से 2930 मामले दर्ज किए गए। तीसरा, हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है। और चौथा बताया गया है कि तीनों विकल्प सत्य है। इस तरह के स्टेटमेंट अब बीपीएससी में पिछले 2 वर्ष से पूछे जाने लगा है। पीवाई की देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। यूपीएससी के पैटर्न पर थोड़े बीपीएससी जाने की कोशिश कर रही है। देखिए एनसीआरबी द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया रिपोर्ट 2022 का, उसमें कहा गया कि हत्या के मामलों की कुल अगर प्राथमिकी की बात करूं तो वह 28,522 मामला दर्ज हुआ था। इसमें से अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में जो आंकड़ा दर्ज हुआ वह 2,930 था। टोटल कितना था, अगर पैन इंडिया की बात करेंगे तो वह 28,522 ये आंकड़ा दर्ज किया गया। ठीक है, यह हत्या के मामलों का एफआईआर को लेकर के कहा जा रहा है। बिहार से कितना, 2,930 मामले जो हैं वह दर्ज किए गए। तो यह आपका जवाब हो जाएगा। इसी तरह का पूछा जाएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में है ना, पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि यूपीएससी के लेवल पे चले जाए, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। हाँ, पर यह ध्यान रखना है कि आपसे स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ही अब थोड़ा सा फैक्ट भी डाल दिया जाता है ना, तो ये आपको ध्यान रख करके चलना है। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 4 स्टार डालिए। स्टार्टअप को लेकर के काफी बातें की जाती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि कहीं से भी देखेंगे तो वह समुद्र से साझा अपना सीमा नहीं करता है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का एक बड़ी वजह यह है, इस वजह से यहाँ पर बंदरगाह पोर्ट वगैरह नहीं है, तो व्यापार के जो ट्रांसपोर्टेशन सुगम हो सके वो नहीं हो पाता है। इसीलिए इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगता और बिहार के लोगों को रोजगार के लिए, पलायन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। मामला समझ में आ रहा है। अब यहीं पर यही बात है कि बिहार जैसे स्टेट में स्टार्टअप को लेकर के काफी चार्म हो गया है, लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है, और उसमें भी अगर बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर की बात किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का, इस टॉपिक का संभावना होगा। अब यहां पर 4 विकल्प आपके सम्मुख दिख रहा है, और इस 4 में से आप अगर मान लीजिए पहले आपको, जैसा हम लोग पहले भी करते रहे कि 3 का जवाब सही लगता है लिख दीजिए, 4 का जो सही लगता है वो जवाब आप लिखते चलिए। ठीक है, अब इस पर जरा बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है ना, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इस कंपनी के संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इस कंपनी के जो संस्थापक हैं नीरज कुमार झा ने उद्योग मंत्री से यह पुरस्कार भी लिया। काफी यंग है नीरज को, अगर आप देखेंगे गूगल करके देखिएगा नीरज कुमार झा, तो काफी यंग व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है और बिहार में बहुत सफल तौर पर यह चल भी रहा है। चलिए, ये रहे नीरज। ठीक है, आगे चौथे पर 9 जनवरी 2024 को बिहार की नसरीन शेख
नसीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनका संबंध किस जिले से? 4 स्टार डालिए। क्यों? एक तो ये स्पोर्ट्स का मामला है, ठीक है, उसके बाद यहां पर अवार्ड्स जा रहा है इसमें, ठीक है, और उसके बाद जो क्या है, वुमेन है, और अगेन क्या है, ये बिहार से ही संबंधित टॉपिक है। अब देखिए इतने सारे संयोग जिस टॉपिक में बन जाए, इसलिए मैं कहता हूं करंट अफेयर्स का नब्ज को समझिए। आयोग भी तो ऐसे डिसाइड करती है ना कि क्या ज्यादा पूछा जाना जरूरी है, तो आप भी डिसाइड कीजिए। और आप कैसे डिसाइड करेंगे? पीवाईक्यू को देख करके कि पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे आयोग ने उस वक्त क्या चर्चा में रहा था मुद्दा। आप देखेंगे आयोग की नजर फिर कहां जा रहा है, तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर कोई करंट अफेयर्स का मुद्दा है और उसमें कई एंगल आ जाता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आता है, इसका मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें स्पोर्ट्स भी है, मैंने कहा है ना, अवार्ड्स भी इनको दिया गया है, नारी शक्ति पर जोर दिया जा रहा है और बिहार से रिलेटेड है, तो बीपीएससी में पूछने की संभावना ज्यादा है। प्रश्न फिर से एक बार देख लें, क्या है? 9 जनवरी 2024 को बिहार की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनका संबंध किस जिले से है, यह पूछा गया। देखिए खो खो खिलाड़ी हैं नसरीन शेख, उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्या कौन सी खेल खेलती हैं? खो खो, ठीक है, खो खो खेल ये है। और नसरीन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो ये पुरस्कार दिया, तो यहां पर आपसे पूछा गया है किस डिस्ट्रिक्ट से। जो इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिहार में वह है अररिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट से जो है ताल्लुक रखती है। अररिया में एक जगह है, अगर मान लीजिए वो जगह पूछ ले तो आप लिख सकते हैं यहां पर जोगबन्नी एक जगह है ना। अगर कोई लोग हैं यहाँ पर वहां से तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अररिया में एक जगह है जोगबन्नी, है ना, डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से ये ताल्लुक रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार, किसके द्वारा? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग लाया गया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तब। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा, है ना, पॉवर्टी लाइन की बात की गई है, गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? 4 स्टार लगाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई रिपोर्ट हो, कोई सूचकांक जारी किया जाए, आयोजन हो, सम्मेलन हो और बिहार की एंट्री अगर हो जाए, और खास करके नीति आयोग वगैरह की रिपोर्ट हो ना, तो फिर सोचना ही नहीं है, उसको तो तुरंत तैयार कर लीजिए, प्रश्न पूछने की संभावना रहेगा। और उसमें भी गरीबी रेखा की बात करें और बिहार आ जाए, फिर तो बिहार में चांसेस ज्यादा बन जाता है। देखिए नीति आयोग की 15 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में गरीबी रेखा से जो स्टेट बाहर आए हैं उसका रैंकिंग दिया गया। इस रैंकिंग में अगर बिहार की बात करें तो बिहार ने 2nd पोजीशन हासिल किया है, ठीक है, ये मामला समझ में आ गया। राज्य स्तर पर अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश भूभाग के हिसाब से भी, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से भी देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश जो है 5.94 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और इस सूची पर वह शीर्ष पे है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई दूसरे नंबर पे बिहार है, तो आप पहले नंबर पे बताओ। तो पहले नंबर पे जो है वह यूपी है इस मामले में, ठीक है, 1st पोजीशन यूपी का है। और यूपी में यह भी पूछा जा सकता है कि कितने, है ना, बिहार से भी पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो 5.94 करोड़ कहना है, लेकिन आप कहेंगे सर बिहार का भी बता दो, क्योंकि बिहार से भी तो पूछा जा सकता है। तो बिहार का ये जो है 3.77 CR, इतने लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला गया है। तो 2 है, लेकिन मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि टॉप 3 कम से कम जान लीजिए, हो सके तो टॉप 5 याद रखिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। पीवाईक्यू को देख करके आप इसको जरूर ये नहीं करना है कि टॉप 10 टॉप 15 कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप जितना करेंगे आपके लिए मैंने रिसर्च कर लिया है। तो टॉप 5 के बाहर नहीं जाते हैं, टॉप 5 में रख लीजिए, नहीं तो 3 तो बिल्कुल, वो तो आपके जुबान पे होना चाहिए। तो पहले नंबर पर कौन सा? यूपी। दूसरे नंबर पे कौन सा? बिहार। और मैंने कहा तीसरा नंबर भी आपको, तो तीसरा नंबर पे जो है 3rd पोजीशन जो है वह एमपी का आया है। किसका आया है? एमपी का। तो यह आपको ध्यान रखना है कि 3 जो है वह स्टेट कम से कम। अच्छा ये भी आंकड़ा लिख लीजिए, यूपी का 5.94 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि एमपी का बता दो, तो एमपी का भी लिख लीजिए। एमपी का जो है 2.30 CR है। हाँ
ये 3 आंकड़े हैं, ये तीनों आंकड़े भी आपके ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, बिहार का कौन सा स्थान है, बिहार का स्थान जो है वो दूसरा है, हमने ये देख लिया। कुल मिलाकर के ये है कि इसके इर्द गिर्द के चीजों को अच्छे से जान लीजिए। नीति आयोग के विषय में ध्यान से रखिएगा, इस रिपोर्ट के बारे में गरीबी रेखा से जो संबंधित अवधारणाएं हैं वह ध्यान में रखिएगा कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे किसको माना जाता है, गरीबी रेखा से बाहर कैसे आ जाता है, ये चीजें आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहा हूं। चलिए, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। बताइए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अगेन इसको लगाइए 5 स्टार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण की बात की जा रही है ना, तो इसको ध्यान रखना। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो गोरल है उसका वैज्ञानिक नाम जो है यहां पर नेमोर हेडस, ये ध्यान रखिएगा, नेमोर हेडस है इसका नाम, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके विषय में थोड़ा और सा समझते हैं। देखिए, यह जो है हिमालय की मूल निवासी ब्रोबिड प्रजाति है और इसका स्वरूप देखेंगे तो आप बकरी और मृग जैसा कुछ, मतलब पूरी तौर पर बकरी भी नहीं ये दिखेगी और पूरी तरफ से हिरन जैसा भी नहीं, लेकिन हाँ उसके इर्द गिर्द कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है। किसके रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? IUCN, ठीक है, इसके रेड लिस्ट में इसे जगह दिया गया है। यानी कि बताइए रेड लिस्ट में जगह किसे दिया जाता है? कहने का मतलब वह प्रजाति जो है बहुत ही खतरे में है, विलुप्त होने के कगार में है, ठीक है। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार इसे सूची 3 में, अनुसूची 3 में क्या है, सूचीबद्ध किया गया है। भारत में इसके निवास स्थान की हानि या फिर इनका शिकार करना जो है वह दंडनीय है और इसके वजह से ही कहा जा रहा है कि इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आई है। इतनी बातें याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बाद में ना कहना कि आपने बताया नहीं था ये चीज। 5 स्टार लगा दिया हूं। प्रश्न पूछे जाने की संभावना 90% से अधिक इस टॉपिक से, ठीक है। क्यों? इन्वायरमेंट से जाएगा, यहां पर रिजर्व, टाइगर रिजर्व को लेकर के देश भर में बातें की जा रही है, वैज्ञानिक नाम यहां पर पूछा गया है, ठीक है, विलुप्त काय प्राणी में आता है, रेड लिस्ट में आता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, संवेदनशील हो गया। चलिए, बिहार सरस मेले का आयोजन 15 से 29 दिसंबर 2023 तक गांधी मैदान में किसके द्वारा किया गया? ध्यान देना है, किसके द्वारा पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क ये है। लेकिन मेरा जो ध्यान देना होगा वो बिहार सरस मेला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप 4 स्टार दे लो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार से जो है मेला वगैरह पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा और ये पूछा गया है। तो अब इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए, बिहार सरस मेला को लेकर के बात करेंगे ना, तो एक तरह से अभिनव प्रयोग के तरफ आप इसे देख सकते हैं। इसका आयोजन जो है 15 से 29 दिसंबर 2023 तक किया गया था, गांधी मैदान में हुआ था। ग्रामीण विकास विभाग के बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, यानी कि उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीविका, ठीक है। जो लोग बिहार में होंगे जीविका के विषय में जानते होंगे। इस मेले का आयोजन जो है ग्रामीण शिल्प और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, किसको? ग्रामीण स्तर पे जो शिल्पकार होते हैं, शिल्प के काम किए जाते हैं और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट को करने के लिए। मामला समझ में आ रहा है? ये दोनों कुल मिलाकर के इससे क्या होगा बताएंगे। ये जो हमारा MSME सेक्टर है ये दुरुस्त होगा और क्या होगा, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह तंदुरुस्त होगा, मतलब वहां पर बढ़ती होगी। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको ध्यान रखना है। लालच में नहीं पड़ना है कि विश्व बैंक ने कर लिया, बेल्ट्रॉन ने कर लिया, ऐसा नहीं। जीविका के द्वारा, जीविका बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला एक शब्द में से एक है, ठीक है, बिहार के लोग ये जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार शब्द आया है। किस जिले में जीरादई महोत्सव का आयोजन किया गया? 4 स्टार लगा लो, ठीक है। ये शब्द जो पहली बार जैसे इसे शब्द आए उसको छोड़ना है ही नहीं, इसे टॉपिक को, इसको तो सबसे पहले तैयार करके जाना है, ठीक है। और यहां पर जो है जीरादेई महोत्सव, जीरादेई का संबंध जो है ना बहुत पुराना है। क्यों पुराना है? तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उनका जन्म स्थान ये जगह रहा है, इसी गांव में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनको सम्मान देने के लिए सरकार ने ये काम किया कि भाई हम जो है एक महोत्सव मनाएंगे और उस महोत्सव का नाम जो है उनके गांव के नाम पे ही रख देंगे। इसीलिए इस महोत्सव का नाम रख दिया गया जीरादेई महोत्सव।
अब प्रश्न यह आता है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जीरादेई गांव पूछा जा पड़ता है। तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है सिवान। ठीक है, तो सिवान जिले में यह जगह पड़ता है, यह ध्यान रखना है। कब हुआ था यह भी ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 2023। ये प्रश्न में यहां तो दिया गया है, संभव है वहां पर प्रश्न में ना दिया जाए, तो डेट याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये 8वें प्रश्न का सही जवाब बी हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएं, 9वें प्रश्न पे आ जाएं। बहुत चर्चा में 9वां प्रश्न रहा है, ध्यान रखना है, क्योंकि चर्चित व्यक्ति से संबंधित जो मुद्दा है वो पहले ही बता रहा हूं, इसको 4 स्टार लगा लीजिए। पूछे जाने की प्रबल संभावना इस टॉपिक की क्या है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? सीधे सीधे इतनी बातें पूछ दिया। चलिए, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। मामला समझ में आ गया होगा अभी तक कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो सुलभ इंटरनेशनल है यह अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच था, एक क्रांतिकारी आइडिया था एक समय में। ठीक है, और इसके संस्थापक जो विंदेश्वर पाठक है, तो विंदेश्वर पाठक के विषय में कहा जाता रहा कि हमेशा ही कि इनको बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि यार सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत कर रहे हो तुम, लेकिन इन्होंने इन सब चीजों के बावजूद किया, एक आइडिया उस समय लाया है ना। आगे चल के ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा इनको सम्मान मिला, समाज सेवी के रूप में जाने गए। तो इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया कि इन्हें फिर हम क्या करेंगे, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, चूंकि ये जो है इनका देहांत हो गया पिछले दिनों, तो मरणोपरांत की व्यवस्था किया गया। अब प्रश्न यहां से बनेगा, पहली प्रश्न बन सकता है कि भैया ये बता दो कि ये बातें जो आप कह रहे हो कि यहां पर पद्म विभूषण दिया, तो पद्म विभूषण क्या है इसके बारे में देखिए, ठीक से बता देता हूं। भारत में अगर नागरिक पुरस्कार की बात करेंगे तो कुल मिला के 4 ही नागरिक पुरस्कार हैं। मैं यहां पर आर्मी वाले पुरस्कार की बात नहीं कर रहा हूं, वीर चक्र, परम वीर चक्र की नहीं, वो सिविलियंस को नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन वह जो है आर्मी को जाएगा, लेकिन सिविलियन अवार्ड तो मिलेगा। तो उसमें है पहले नंबर पे भारत रत्न, ठीक है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री। मामला समझ में आ गया। एक प्रश्न और यहां बनेगा, क्या ये जो मरणोपरांत दिया जा रहा है पद्म विभूषण, क्या ये सही है, मतलब दिया जा सकता है? हाँ, ध्यान रखना है कि हाँ, मरणोपरांत दिया जा सकता है, दिया जाता है। अब एक प्रश्न और यहां से डालेगा, क्या भारत रत्न मरणोपरांत दिया जा सकता है? जवाब है हाँ। अगर ये भी पूछ ले जवाब दे दीजिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि पहले भी कई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कर्पूरी ठाकुर जी देखिए, उनको भी तो भारत रत्न मरणोपरांत ही दिया गया। किसान नेता चौधरी चरण सिंह, उनको भी दिया गया। तो कुल मिलाकर के इन चीजें, अगर इसके इर्द गिर्द कुछ भी पूछेगा जवाब दे लीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी यहां से पूछा जा सकता है, तो आपको गलती करके नहीं आना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न की तैयारी सब करके जाएंगे, इसमें गलती करने की छूट है ही नहीं, माफी ही नहीं है, इसीलिए गलती नहीं करना है। 9वें का सी, विंदेश्वर पाठक। चलिए आज के आखिरी टॉपिक 10वें पर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 3 स्टार लगा लीजिए, है ना। झांकी वगैरह से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, ऐसा देखा गया। देखिए, गणतंत्र दिवस पर जैसा देश में देखेंगे, तो अब जो कर्तव्य पथ है, उस कर्तव्य पथ पर भी आप देखेंगे पैरेड निकलता है, फिर झांकी निकलता है। टेलीविजन पर देखते हैं ना, जो लोग दिल्ली के हो जाकर के भी देखते होंगे, मैंने भी कई बार जाके देखा है। ऐसा ही क्या होता है, विभिन्न राज्यों में भी झांकी वगैरह निकाला जाता है। बिहार में भी ये परंपरा है। बिहार में जब ये परंपरा है, तो बिहार में की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह काम किया जाता है। तो 2024 में गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में नगर विकास एवं आवास विभाग की जो झांकी थी, उसे प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो 10वें का सही जवाब क्या हो गया? ए। इतना बात समझ में आ गया। अब मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूं, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन एक प्रश्न देता हूं, तो वह प्रश्न मुझे आप जवाब देते भी, आप लोग हैं बखूबी, आज भी आप जवाब दीजिए। वो प्रश्न क्या है? बिहार के, ध्यान से सुनना है, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। पहले बता दूं, यह प्रश्न बीपीएससी ने पूछा हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए एक टॉपिक और तैयार हो जाएगा। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी शाम के 6 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।